नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आर.एस. एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबके बीच में उपलब्ध हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने भारत की भूगोल के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये प्रश्न पूर्व में किसी न किसी एग्जाम का पार्ट रहे हैं, पूर्व में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम जैसे यूपी पैट एसएससी या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को तेज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत मूलतः किस मुख्य भूमि का भाग है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, भारत मूलतः किस मुख्य भूमि का भाग है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी अंगारा लैंड, ऑप्शन सी अफ्रीका लैंड, ऑप्शन डी धारवाड़ लैंड। तो इस प्रश्न की राइट आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत मूलतः गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दादर नगर हवेली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। यह प्रश्न एग्जाम्स में इस तरीके से भी आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की यदि राइट आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। 10 डिग्री चैनल जो होता है वो आपका अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। कर्क रेखा जो होती है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यदि आप ग्लोब को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप देखिए, ये जो है मान लीजिए ग्लोब है, इसके बीच से एक रेखा निकलती है जिसको हम 0 डिग्री रेखा, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर अगर बात करें हम तो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, तो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा होती है उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। और नीचे की ओर यदि बात की जाए तो 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर वो होती है आपकी मकर रेखा। तो भारत चूँकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है तो इसलिए भारत को जो बीचों बीच जो रेखा विभाजित करती है वो आपकी कर्क रेखा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये दिया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। गोदावरी नदी को प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है और इस प्रकार से इस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हुआ है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी या ऑप्शन डी लूनी नदी। तो इस प्रश्न के यदि राइट आंसर को देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बिहार का शोक भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और इसके अलावा चीन का शोक भी आपसे पूछा जाता है, तो चीन का शोक हुआंगो नदी को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अरावली तथा विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन डी दक्कन का पठार। तो अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य जो पठार स्थित है वो है ऑप्शन बी मालवा का पठार। मालवा का पठार आपका अरावली तथा विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर यह है कि भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। ऑप्शन ए बघेलखंड का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी मालवा का पठार। तो इस प्रश्न के राइट आंसर को यदि देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी
छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। बढ़ते आगे की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी सिक्किम। तो नाथुला दर्रा जो है वो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। यदि आप भूगोल पढ़ते हैं तो आप ये याद रखें कि आपको जितने भी भारत के प्रमुख दर्रे हैं वो आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि दर्रे जो होते हैं भारत के भूगोल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रत्येक एग्जाम का पार्ट बनते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सिक्किम। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 16 घास कहाँ पाई जाती है? 16 घास कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी उत्तर का मैदान, ऑप्शन डी दक्षिणी घाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। 16 घास जो होती है वो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यदि आपको पता नहीं है तो आप ये ध्यान रखें कि माना दर्रा जो है और इसके अलावा 2 दर्रे और हैं जो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, जैसे आपका नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो उत्तराखंड के दर्रों को याद रखने की एक ट्रिक होती है नीलिमा। आप एक वर्ड याद रखें नीलिमा। नीलिमा के जरिए आप वह उत्तराखंड के प्रमुख 3 दर्रों को याद रख सकते हैं। नीलिमा के जरिए आप उत्तराखंड के प्रमुख 3 दर्रों को याद रख सकते हैं। नी से होता आपका नीति दर्रा, ली से होता है आपका लिपुलेख दर्रा और माँ से होता है आपका माना दर्रा। तो इस प्रकार उत्तराखंड के 3 प्रमुख दर्रे नीति, लिपुलेख और माना दर्रे हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात यदि की जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवराय पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी इलायची पहाड़ियाँ। ये प्रश्न भी जो है काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखें कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु होता है वो आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं। यानी नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए कोई भी नदी जब होती है आपकी, यदि बरसात के समय वो पानी की मात्रा उसकी बढ़ जाती है तो जो होता है वो क्षेत्रीय इलाकों में प्रवेश कर जाती है, और क्षेत्रीय इलाकों में प्रवेश करने की वजह से ही वो आम जनमानस के लिए हानि का कारण बनती है। इसलिए किसी भी नदी को शोक कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न जो पूछा गया है वो है आपका बिहार का शोक। तो बिहार का शोक जो होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गंडक नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कोसी नदी या ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। बढ़ते आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो ये प्रश्न की इसकी राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी कृष्णा नदी, सी गंगा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है वो है आपकी ऑप्शन ए नर्मदा नदी। बढ़ते आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सह्याद्री के घाट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सह्याद्री के घाट को कहा जाता है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र या उत्तर का विशाल मैदान। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। पश्चिमी घाट को जो है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट या डी पारादीप तट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। कोरोमंडल तट जो होता है उसको तमिलनाडु के तट के नाम से जाना जाता है, यानी कि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, जोजिला दर्रा किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? इस प्रश्न में इस PDF में जो है मैंने प्रमुख दर्रे जो है डाले हुए हैं। आप जो है दर्रों को जरूर देख कर जाएँ। ऑप्शन ए दिया हुआ है जम्मू कश्मीर,
और श्रीनगर, ऑप्शन बी श्रीनगर और लेह, ऑप्शन सी लद्दाख और सिक्किम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जोजिला दर्रा जो होता है वो आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसको याद रखने की एक ट्रिक होती है, जो नगर है लेह में अर्थात जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका जोजिला दर्रा है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? नंगा पर्वत चोटी श्रेणी किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन सी पीर पंजाल श्रेणी, ऑप्शन डी हिमालय श्रेणी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, नंगा पर्वत चोटी जो है आपकी वो हिमालय श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कुल्लू घाटी किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए धौलाधर और पीर पंजाल, ऑप्शन बी कैलाश और जास्कर, ऑप्शन सी काराकोरम और लद्दाख, ऑप्शन डी शिवालिक और मध्य हिमालय। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। तो भारत के जो राज्य हैं वो प्रमुख राज्य वो 9 राज्य ऐसे हैं, जो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तटीय रेखा पर स्थित हैं। तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। बढ़ते आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन ए अरावली श्रेणी, ऑप्शन बी विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन सी सतपुरा श्रेणी या ऑप्शन डी अजंता श्रेणी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, अजंता श्रेणी जो है वो केवल एकमात्र एक ऐसी श्रेणी है जो केवल एक राज्य महाराष्ट्र राज्य में पूर्ण रूप से फैली हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, अजंता श्रेणी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24। इलायची की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के मध्य स्थित हैं? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए झारखंड और उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और केरल, ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो इलायची की पहाड़ियाँ केरल व तमिलनाडु राज्य के मध्य स्थित हैं। इलायची की पहाड़ियाँ केरल व तमिलनाडु राज्य के मध्य स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी अनाईमुडी, ऑप्शन सी सियाचिन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अनाईमुडी या अन्नामलाई भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा यदि ऑप्शन ए को देखा जाए तो डोडा बेटा जो होता है वो आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और सियाचिन जो है आपका वो एक ग्लेशियर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनाईमुडी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, यानी कि कौन सी श्रेणी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन बी अरावली श्रेणी, ऑप्शन सी सतपुरा श्रेणी या ऑप्शन डी मैकाल श्रेणी। इधर टाइप मिस्टेक है, मैकल श्रेणी नहीं होता है, मैकाल श्रेणी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, सतपुरा श्रेणी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जो है इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये जान लीजिए कि ये काफ़ी सारे एग्जाम्स का पार्ट हुआ है। यूपी टीईटी का ये विशेष प्रश्न है। ये प्रश्न जो है यूपी टीईटी में हर साल डाला जाता है। तो ऑप्शन की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका आपका ऑप्शन ए केरल। साइलेंट वैली जो है आपकी केरल में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। अरावली श्रेणी किस राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो अरावली श्रेणी जो है वो मूलतः मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अरावली श्रेणी मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में फैली हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। पूर्वोत्तर राज्य की 7 बहनों में शामिल है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो एकमात्र इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग त्रिपुरा एकमात्र एक ऐसा है इसमें जो कि पूर्वोत्तर की 7 बहनों का जो है पार्ट है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 7 बहनें जो आपकी हैं वो क्रम से वो आपकी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। इन 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि यूपीएससी ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है?
सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो भी आपका ऑप्शन डी होगा, राजस्थान। राजस्थान राज्य में ही सांभर झील है, जो कि एक खारे पानी की झील है और राजस्थान की ये प्रमुख झील है। तो ये रहे हमारे आज के टॉप 30 प्रश्न। आपको प्रश्न कैसे लगे आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि इस वीडियो में कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, आगे आप क्या किस चीज़ का कंटेंट आप चाहते हैं, तो आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी मेहनत को मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी तेज़ करते रहें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।